हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव हिस्ट्री की 5वीं क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है आपको हमारी सारी क्लासेस समझ में आ रही हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता नहीं रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे इसका लाभ और लोगों तक पहुंचता रहे। अब हम हिस्ट्री की क्लास की बात करते हैं। पहले एक सूचना आपको दे दें कि आपके पेपर मोस्टली सितंबर से स्टार्ट होने की डेट है। टेट के एग्ज़ाम भी, लेखपाल की भर्ती भी, सुपर टेट की संभावना भी है, शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी आने ही वाली है, पीजीटी की आ ही चुकी है। तो इतने कम समय में हम पूरे इतिहास को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतिहास को कवर करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय हमारे पास चाहिए। इसलिए अब हम उस पार्ट को पढ़ाएंगे जिसको वेटेज ज़्यादा मिला हुआ है, अर्थात अब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि उसको वेटेज ज़्यादा मिला हुआ है। तो अब हफ्ते में 4 दिन हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे और 2 दिन आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे। एक दिन जो संडे बचता है उस दिन हम इतिहास के कला और संस्कृति वाले पेपर को पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो एक दिन हम संडे को पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम रीजनिंग की क्लास भी लेकर आएंगे और जल्दी से जल्दी हम आपके समक्ष करंट अफेयर की क्लास भी लेकर आएंगे। 3 पार्ट आपका चल ही रहा है, जी बीच बीच में जैसे जैसे होता रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम हिस्ट्री पे चलते हैं। हम इससे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ चुके हैं। नव पाषाण काल के कुछ प्रश्न भी हमने हल कर लिए हैं। आज हम पाषाण काल के बारे में ही पढ़ेंगे, जो शेष बचे हुए पार्ट हैं, और साथ ही साथ उसके कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है दक्षिण भारत में महापाषाण काल। दक्षिण भारत में महापाषाण काल। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है? तो मृतकों को दफनाने के रूप में की जाती है। यानी अगर जो हम महापाषाण काल को कहें तो ये नाम क्यों पड़ा है? ये इसके नाम पड़ने का कारण है कब्रों के कारण या मृतकों के दफनाए जाने के कारण। मृतकों के दफनाए जाने के कारण इसका ये नाम पड़ा। महापाषाण काल को हम बृहद पाषाण स्मारक भी कह सकते हैं। महापाषाण काल को हम बृहद पाषाण स्मारक भी कह सकते हैं। अब देखिए, दक्षिण भारत में जो प्रमुख फसल मिलती है वो रागी और धान मिलता है। प्रमुख फसल रागी और धान मिलता है। साथ ही साथ इसके प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। तो जब प्रमुख स्थलों की बात करेंगे तो कर्नाटक को ले लेते हैं, क्योंकि सबसे अधिक स्थल कर्नाटक से ही मिले हैं। और कर्नाटक के जो प्रमुख स्थल है वो है मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और उतनूर। याद रहे, इन दोनों स्थलों से राग का टीला मिला है। और साथ ही साथ संगनकल्लू से राग के टीले के साथ साथ पशुपालन का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। पशुपालन का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अब देखिए, इसमें पिकली हल भी शामिल है। इसमें पिकली हल भी शामिल है। अब साथ अभी और कहाँ से मिले हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से
नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक, दक्षिण भारत से एक 60 नोट हमने आपको दे दिया। दक्षिण भारत में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें सकनकल्लू और पिपलीहल यहाँ से पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि बृहत्पाषाण स्मारक से क्या आशय है। साथ ही दक्षिण भारत में किन मुख्य फसलों को उगाया गया था नवपाषाण काल में, तो आपका हो जाएगा रागी और धान। चलिए इसके बाद फिर इसके साथ ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखेंगे लौह युग के बारे में। आइए लौह युग के बारे में देखते हैं। लौह युग हमने देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मानव ने पहले लोहे का इस्तेमाल किया, नहीं। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा ही है। लौह युग से कुछ प्रश्न आते हैं, इसलिए एक का दुक्का प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने इसमें आप शामिल किया है। वैसे लोहे की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से में भी नहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में भी लोगों को भी लोहे का ज्ञान नहीं था। तो दरअसल इसको तो हमें लाना चाहिए था हड़प्पा सभ्यता के बाद ही, लेकिन इसमें से मुश्किल से 1-2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं लौह युग से, आयरन एज से। उसी 1-2 स्थल के बारे में यहाँ हम क्लियर कर देंगे। तो लौह युग में सबसे पहले क्या होता है, लोहे का प्रयोग। इतना याद रहे कि हड़प्पा के सभ्यता के लोगों को भी लोहे का प्रयोग नहीं पता था, लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। सबसे पहला स्थल कौन है जहाँ से लोहे का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, तो वो स्थल है अतरंजी खेड़ा। यहाँ से पहला स्थल, यही एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, या लोहे के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूछा जाए, तो ये एटा में है। एटा उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा जो स्थल है वो है हस्तिनापुर। एक मुख्य बात, यहीं से चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत होती है। यहीं से चित्रित धूसर मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन की शुरुआत होती है। यहाँ से हम विभिन्न प्रकार के मृदभांडों को देखेंगे और उनका काल देखेंगे कि वो कब कब थे, कैसे थे। ये भी यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे काला एवं लाल मृदभांड, रेड एंड ब्लैक एंड रेड, काला एवं लाल मृदभांड। याद रहे इसका प्रयोग ताम्रपाषाण काल से शुरू होता है और साथ ही ये हड़प्पा से लेकर उसके बाद तक चलता रहता है। ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा व उसके बाद तक इसका समय है काले एवं लाल मृदभांड का। दूसरा है गैरिक मृदभांड। दूसरा है गैरिक मृदभांड, इसे अंग्रेजी में हम OCP कहते हैं। OCP का साक्ष्य भी हस्तिनापुर से मिला है। OCP का साक्ष्य भी हस्तिनापुर से पाया गया है और इसका काल अवधि है पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में। पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में, पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में। इसके बाद आता है चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, और ये उत्तर वैदिक काल से इसकी शुरुआत होती है, उत्तर वैदिक काल। और इसके बाद आता है उत्तरी काली, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, और इसका समय है वैदिक से लेकर मौर्य काल तक। वैदिक काल से लेकर
मौर्य काल तक। यह आपने देखा मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4 प्रकार, और इनकी शुरुआत कब होती है, कब से लेकर कब तक चलती है, हमने इसका काल समय भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। इसके साथ के नाम ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि मैं लिख कर क्यों पढ़ाता हूँ। कोई कमेंट करने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। व्हाइट बोर्ड पे मैं राइट हैंड से लिखता हूँ। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन पाती है, और अगर जो मैं लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करूँगा तो आप लोगों के सामने मेरा चेहरा नहीं हो पाएगा, पीठ ही रहेगा मेरा। इसलिए मैं इस पर राइट हैंड से लिखता हूँ। राइट हैंड से लिखने के कारण राइटिंग हो जाती है ख़राब, इसलिए हम इस पर पहले लिख लेते हैं और उसके बाद आपको एक एक पॉइंट की व्याख्या कर देते हैं। समय भी कम लगता है, और जब हम एक एक चीज़ लिख कर बताएंगे तो आप स्पष्ट भी नहीं होगा आपको, और दिक्कत भी होगी। इसलिए कोशिश करते हैं कि हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते रहें। मेरा काम है समझाना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना, कोई चीज़ बची ना रहे, तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। आइए अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं। ताम्रपाषाण काल का मतलब ताम्र और पाषाण दोनों लगा हुआ है। इसका मतलब तांबा और पत्थर दोनों मिलाकर, तांबा प्लस पाषाण दोनों मिलाकर ये बना हुआ है ताम्रपाषाण। मतलब इस काल में तांबे के औजार भी आ गए थे धातु के रूप में, और पाषाण पत्थर के औजार भी थे, और इसको हम कैल्कोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं, कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, मानव द्वारा, ताकि आपको पता रहे, सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। ठीक, अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के काल विभाजन का। तो इसको हम जब काल विभाजन करेंगे तो यह आ जाएगा मालवा संस्कृति, और इसका समय है 5000 BC, 5000 BC, 5000 ईसा पूर्व। दूसरा है गणेश्वर संस्कृति, और इसका समय है 2800 से 2200 BC, ईसा पूर्व 2800 से 2200। और इसके बाद है आहार संस्कृति, और इसी के साथ जुड़ी हुई है, लिख देते हैं अलग से, हालांकि अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जोरबे संस्कृति, और इसका समय है 2200 से 1400 BC। याद रहे, आहार संस्कृति और जोरबे संस्कृति या आहार संस्कृति यह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन हो जाती है, क्योंकि यही हड़प्पा सभ्यता की तिथि भी है। तो आहार संस्कृति में मतलब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हो जाता है ये कल्चर, और इसमें बहुत सारे अवशेष ऐसे मिलते हैं जो दोनों में मिक्स होते हैं। अब आइए देखिए मालवा संस्कृति के बारे में हम देखें तो मालवा से सबसे पहले ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य ही से मिला है। मालवा से ताम्रपाषाण का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? वो मालवा से प्राप्त होता है। गणेश्वर संस्कृति कहाँ है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है? तो ये बनास में है, बनास नदी घाटी में है, इसीलिए इसको हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब आहार संस्कृति भी राजस्थान में है, आहार नामक स्थान से, और साथ ही साथ यहाँ से हमें
तांबे का भंडार प्राप्त हुआ है और इसीलिए इसको हम ताम्रवती भी कहते हैं। और एक स्थान और है जहाँ से तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं, वो है गिलुंगी। जोरबे संस्कृति भी इसी के बाद आ जाती है। अब देखिए मुख्य बात क्या है, ताम्र पाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक स्थल एवं शोध कार्य पश्चिमी महाराष्ट्र से में प्राप्त हुए। पश्चिमी महाराष्ट्र में है, पश्चिमी महाराष्ट्र ताम्र पाषाण काल संबंधित सर्वाधिक स्थल एवं शोध कार्य पश्चिमी महाराष्ट्र में है। और कौन कौन से स्थल है मुख्य, उसका नाम देख लीजिए। यह हो जाएगा सबसे पहले तो आपका हो गया दैमाबाद, नाम सुना है दैमाबाद, याद रहे दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का भी स्थल है, हम आपको बता चुके हैं। ये जोरबे संस्कृति का भी पार्ट है, आर्य संस्कृति के समकक्ष है। दैमाबाद हो गया, दैमाबाद। और जोरबे तो है ही, जोरबे हो गया, जोरबे के साथ नेवासा हो गया, नासिक हो गया, चंदोसी, सोनार गांव हो गया और इनाम गांव हो गया। ये सब के सब कहाँ हैं, ये सब के सब पश्चिमी महाराष्ट्र में हैं। अब आइए देख लेते हैं दैमाबाद में क्या प्राप्त हुआ है। मुख्य चीज़ प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, तांबे का रथ यहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। बस्ती प्राप्त हुई है, क्या कहते हैं उसको, मकान की किलेबंदी प्राप्त हुई है, मकान की किलेबंदी। और साथ ही साथ दुर्गीकरण भी, पूरे बस्ती का दुर्गीकरण भी प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। और एक और स्थल के बारे में जान लीजिए, उस स्थल का नाम है इनाम गांव। इनाम गांव से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इनाम गांव से क्या प्राप्त हुआ है, इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, मातृ देवी की प्रतिमा। और साथ ही साथ 5 मकान वाला, 5 कमरों वाला मकान प्राप्त हुआ है, 5 कमरों वाला मकान प्राप्त हुआ है इनाम गांव से। और मातृ देवी की प्रतिमा हमने इससे पहले पाषाण काल में भी आपको बताई है। आपको बताना है कि वो मातृ देवी की प्रतिमा पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुई है, कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पढ़ा चुके हैं। इस तरह से हमारा ताम्र पाषाण काल लगभग कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा पाषाण काल भी एक साथ कंप्लीट होता है। कुछ जो क्वेश्चन बचे रह गए हैं वो जब हम इसका प्रैक्टिस लेकर आएंगे, इस खंड का प्रश्न का प्रैक्टिस लेकर आएंगे, तो उसमें आपको सब जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो भी, और जो संभावित प्रश्न हैं वो भी उसमें आ जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कुछ मुख्य प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है उसके लिए हमने आपको 3 स्थल बताए थे, 2 स्थल बताए थे। एक स्थल बताया था आदमगढ़, एक स्थल बताया था बागोर, और एक स्थल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक नया स्थल आपको बताने जा रहे हैं, उस नए स्थल का नाम है लोटेश्वर। यानी अब हम आपको 2 स्थल के बजाय 3 स्थल बता रहे हैं।
पहला प्राचीन स्थल आदमगढ़ पशुपालन का, बागोर। आदमगढ़ कहाँ है? तो आदमगढ़ हम आपको बता चुके हैं कि ये मध्य प्रदेश में है। बागोर को हमने बताया था कि ये राजस्थान में है। और लोटेश्वर कहाँ है? ये गुजरात में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर की एक और विशेषता है, ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। बागोर की एक और विशेषता है जो राजस्थान में है। अब देखिए, अगर तो इसे हमें याद करना हो कि हम भूले ना, क्योंकि आदमगढ़ और बागोर तो आप बहुत बार रख चुके हैं, लोटेश्वर आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए याद रखिएगा, आदमी बाग में लौट गया। आदमी बाग में लौट गया। आदमी से आदमगढ़, बाग से बागोर और लोट से लोटेश्वर। ये 3 स्थल आपके हो गए पशुपालन के साक्ष्य वाले। अब मध्य पाषाण काल का एक स्थल है वीरभानपुर। वीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसकी खुदाई किसने करवाई? इसकी खुदाई बीबी लाल ने करवाई है। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा गया है। एक और स्थल है जो बिहार में है, उस स्थल का नाम है पैसरा। पैसरा कहाँ है? ये बिहार में है। और इसकी क्या विशेषता है? यहाँ से प्राचीन झोपड़ी का साक्ष्य मिला है। यहाँ से प्राचीन झोपड़ी का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, पैसरा एक स्थल है बिहार का और यहाँ से प्राचीन झोपड़ी का साक्ष्य मिला है। अब और देखिए, आपसे पूछा जाए कि मृदभांड के प्राचीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मृदभांड के प्राचीन अवशेष चोपनी मांडो से प्राप्त हुए हैं। फिर प्रश्न बनता है कि धनुष बाण का प्रयोग किस काल में हुआ था? धनुष बाण का प्रयोग किस काल में हुआ? तो धनुष बाण का प्रयोग मध्य पाषाण काल से प्रारंभ माना जाता है। धनुष बाण का प्रयोग मध्य पाषाण काल से प्रारंभ माना जाता है। अब देखिए, एक पुस्तक लिखी गई है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, कला संबंधित पुस्तक है ये। इस पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ये 1958 में प्रकाशित हुआ था और इस पुस्तक के लेखक हैं बार्डिक। इस पुस्तक के लेखक हैं बार्डिक। ये भी कई बार पूछा गया है। पूछ लिया जाए कि प्राचीन मानव रंग में क्या मिलाकर पेंटिंग करता था, या आदि मानव रंगों में क्या मिलाकर कलाकृतियाँ बनाता था, तो उत्तर हो जाएगा जानवरों की चर्बी। जानवरों की चर्बी मिलाकर वो पेंटिंग या कलाकृतियाँ बनाता था। अगला प्रश्न अगर तो पूछा जाए कि मनुष्य के दांतों के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। साथ ही अगर ये पूछ लिया जाए कि भीमबेटका में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 243। ठीक, इतने प्रश्न हमने आपको बताए हैं। बाकी जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो और भी जो प्रश्न बचे हुए हैं वो सब उसमें शामिल होंगे। अब नेक्स्ट डे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी जाएगी। प्लीज़ वेट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना जल्दी हो सके इस चैनल में सब 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। हमारे क्लास को पूरा फुल वॉच किया कीजिए। साथ ही इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसे कमेंट करके बताइए। फिर से यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।